एक मित्र ने प्रश्न पूछा है। हालांकि इस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है पहले, लेकिन शायद इन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी होंगी। इस वजह से इनका प्रश्न उठा है। ये कहते हैं कि क्या मन अनकॉन्शियस या अनइंटेलिजेंट है, या चेतन यानी कॉन्शियस और इंटेलिजेंट है। अगर अनकॉन्शियस है तो ये फंक्शन कैसे करता है, हाउ डज इट फंक्शन। और अगर इंटेलिजेंट है, देन आर देयर टू इंटेलिजेंट एलिमेंट और सब्सटेंस इन वन बॉडी। और अगर यह चेतन है तो क्या दो इंटेलिजेंट एलिमेंट हैं, सब्सटेंस हैं एक बॉडी के अंदर, मन में। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि मन कॉन्शियस अनकॉन्शियस है या अनइंटेलिजेंट है। अगर अनकॉन्शियस है तो फिर ये काम कैसे करता है शरीर में, और अगर ये कॉन्शियस है, चेतन है, तो फिर क्या दो एलिमेंट हैं, दो भाग हैं जो एक शरीर में काम करते हैं। मन के दो भाग नहीं, मन के तीन भाग हैं। हमारा जो मन, जिसको हम मन कहते हैं, इस मन के तीन भाग हैं। और सबसे पहले तो यह समझें कि यह मन जिसको हम कहते हैं, यह मन क्या है। यह मन सबका अलग अलग है, क्योंकि इस मन में जो 5 विकार हैं मनुष्य के अंदर, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये 5 विकार कहे जाते हैं। ये सबके अंदर है। समझने की कोशिश करना कि ये 5 चीजें सबके अंदर है। वहीं से इमोशन उठते हैं, भावनाएं उठती हैं। वो जो प्रोसेसिंग सिस्टम है मन का, यहां तक तो सबके साथ एक सही है। 5 विकार सबके साथ है मन में, और उसका जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो भी एक जैसा ही है। लेकिन फिर भी मेरा मन अलग होता है, दूसरे का मन अलग होता है। यानी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके अलग अलग मन हैं। कारण क्या है कि जो 5 विकार उसके अंदर हैं, वह उन विकारों को किस तरह से प्रोसेस करता है, उससे फर्क आ जाता है। आपके अंदर काम वासना है, दूसरे के अंदर भी काम वासना है, लेकिन आप उस काम वासना को किस तरह से प्रोसेस कर रहे हैं, वह जो प्रोसेसिंग करना है, वहां आपका चेतन मन काम करता है। चेतन मन सबसे ज्यादा एक्टिव है। चेतन मन सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ा हुआ है। चेतन मन से ही विवेक और प्रज्ञा का पता चलता है। यानी चेतन मन जितना प्योर होगा, पवित्र होगा, वो उसी तरह से अपने अंदर वो जो उसके बेसिक एलिमेंट हैं उनको प्रोसेस करेगा। इसीलिए जो आदमी कॉन्शियस है, जिसको हम चेतन कहते हैं, जिस आदमी के अंदर जितनी चेतनता है, वह आदमी उतना ही हमें सभ्य मालूम पड़ता है। और जो आदमी चेतन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि यह आदमी इंटेलिजेंट नहीं है, यह आदमी
बेहोशी में रहता है, वो आदमी उतने ही गलत काम करता है। गलत काम कहाँ से हो रहे हैं? गलत काम इन विकारों के ज़रिए हो रहे हैं। वो काम वासना जब उसको उठेगी तो किसी को भी कुछ भी बोल देगा, किसी के साथ भी कुछ भी अभद्रता कर देगा। जब उसके अंदर अहंकार उठेगा, क्रोध उठेगा, तो वो किसी को भी मारपीट कर देगा। उसके अंदर सोचने समझने की फैकल्टी काम ही नहीं कर रही है, इसलिए वो कैसा हो जाता है? जानवर की तरह हो जाता है, क्योंकि जानवर के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। फैकल्टी वही है जानवर के अंदर भी। जानवर के अंदर भी क्रोध है, आदमी के अंदर भी क्रोध है, लेकिन आदमी के अंदर सोचने समझने की क्षमता है, सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। इसी सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को हम विवेक कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। वो अपने विवेक से, अपने सोचने समझने की क्षमता से अच्छे और बुरे उसके परिणामों पर ध्यान देता है, नज़र डालता है, तब काम करता है। अब जो यह मुख्य विकार जो हमारे मन में, जो हमारे ब्रेन में पहले से ही इनबिल्ट है, सबके साथ है, क्योंकि कुदरत ने इसी तरह से बनाया। अगर कुदरत इस तरह से नहीं बनाती तो यह कुदरत चल ही नहीं पाती थी। अगर किसी के अंदर काम वासना जगती, किसी के अंदर नहीं जगती, तो फिर यह कुदरत कैसे चलती? अगर किसी के अंदर क्रोध होता, किसी के अंदर नहीं होता, तो यह फिर क्रोध में आदमी अपना बचाव भी तो करता है। क्रोध में आदमी अपने को बचाता भी है, दूसरे को डराता भी है, कभी जरूरत पड़ती है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें रखी हुई है। इसको हम मन कहते हैं। अब इसमें हम जिसको भी एक्टिव करेंगे, उसके एक्टिव होने से जो अंदर संस्कार लगेंगे, जो अंदर उसकी परतें जमेंगी, जो उससे मेमोरी बनेगी, वो मेमोरी की वजह से फिर हम परेशान हो जाते हैं। उसी मेमोरी की वजह से हमारा मन अलग और दूसरे का अलग हो जाता है। मैंने क्रोध किया, उस क्रोध की वजह से जो भी कुछ भी घटना घटी है, उस घटना के बाद वहां एक संस्कार बना, यानी मेमोरी बनी है। अब मैं उस मेमोरी को अगर रिपीट करता रहूं, अगर मैं अपने इमोशंस को बार बार वहां डालूं, यानी अगर मेरे अंदर सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं जगा है, मेरे अंदर विवेक नहीं जगा, प्रज्ञा नहीं जगी, मेरे अंदर सोचने समझने की वो फैकल्टी उतनी एक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट करता रहूंगा और मेरा मन उसी हिसाब से हो जाएगा। अब मेरा मन बाकी जो मन है हमारा, उस मन से फिर मैं एक तरफ को टिल्ट हो गया, एक ही तरफ को मेरा झुकाव हो गया। आपने देखा बहुत से लोग हैं जिनके अंदर क्रोध ही क्रोध है, बहुत से लोग हैं उनके अंदर अहंकार ही अहंकार, बहुत से लोग हैं उनके अंदर काम वासना ही काम वासना, बहुत से लोग हैं उनके अंदर मोह इतना ज्यादा है, एक एक रुपए 25-25 पैसे के लिए वो मोह, अपनी हर वस्तु के लिए मोह से ग्रसित है। कुछ हैं उनके अंदर लोभ इतना ज्यादा है, उनको जो भी कोई दूसरे की व्यक्ति की वस्तु दिखाई देती है, जो भी दूसरा दिखाई, उनको लगता है मेरे पास भी होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीजें हैं मन की, इसमें से कौन सी चीज एक्टिव हो रही है, वैसे ही मन बनने लगता है, वैसे ही इमोशन, वैसे ही भाव, वैसे ही विचार उठने लगते हैं। तो पहली बात तो हमने यह समझी। अब दूसरी बात यह है कि जब यह बेसिक चीजों के साथ हम डील करते हैं, तो कहाँ को हम टिल्ट हो रहे हैं? काम वासना में टिल्ट हो रहे हैं, तृष्णा, लोभ, मोह में टिल्ट हो रहे हैं, अहंकार में टिल्ट हो रहे हैं,
वही हमारा नेचर बन जाता है, यानी वो हमारा अब संस्कार बन गया। अब वही संस्कार काम करेगा। हम ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ भी झगड़ा करेंगे, हम घर में होंगे वहाँ भी झगड़ा करेंगे। अब यह झगड़ा करने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ती जाएगी और परत दर परत चढ़ती जाएंगी, इसको हम कहते हैं संस्कार। यह संस्कार हमारे माइंड के, जो मैंने 3 हिस्से बताए, माइंड के 3 हिस्से हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो माइंड का कॉन्शियस भाग है वो वर्तमान में जो एक्शन एक्टिविटी चल रही है वहाँ एक्टिव रहता है, उसको हम कॉन्शियस कहते हैं। सबकॉन्शियस भाग है यानी अवचेतन मन। अवचेतन मन सबकॉन्शियस भाग है। यहाँ जो कुछ भी संस्कार लग रहा है, जैसे मैंने अभी कहा कि कोई आदमी काम वासना ही काम वासना में, कोई आदमी उसको बढ़ाता जाता है, कोई आदमी क्रोध लोभ को बढ़ाता जाता है, तो यह जो संस्कार लग रहे हैं ये सब के सब पीछे स्टोर होते चले जाते हैं। सबकॉन्शियस, अवचेतन मन, ये सब वहाँ स्टोर हो रहा है। इसके अलावा वहाँ सब कुछ ही वो मास्टर कंप्यूटर है, मास्टर प्रिंट है, वहाँ सब कुछ है। ये सबकॉन्शियस। अब मुझे जो भी डाटा लेना है मैं वहाँ से लेता हूँ। एक है अनकॉन्शियस, जो कोई वस्तु, कोई विचार, कोई भाव, कोई संस्कार दब गया और अनकॉन्शियस में चला गया, अब हमें याद ही नहीं, हम भूल गए। ऐसा कब होता है? जब चोट लग जाती है किसी को सर में, अब उसके बाद उसे कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद के इवेंट से वो बाहर चला गया। सर में चोट लगी, गिर गया जमीन में, अब उसके बाद उसे कुछ भी पता नहीं। अभी आपने एक न्यूज बहुत सुनाई पड़ रही थी, आपने भी सुनी होगी कि 14 साल से एक बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा था, तब से वो अपने हॉस्टल में या अपने कॉलेज में कहीं गिरा और तब से 14 साल तक वो कोमा में था। उसको कुछ पता नहीं क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। उसको फीडिंग दी जा रही है, नली से फीडिंग दी जा रही है, उसको कुछ पता नहीं कहाँ लैट्रिन करनी, कहाँ बाथरूम करनी, कब खाना है कब नहीं खाना है, घूमने जाना है, कौन सामने आया कौन नहीं आया, कौन उससे बात कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कहाँ चला गया वो, अनकॉन्शियस हो गया। तो जब चोट लग जाती है किसी को सर में, अनकॉन्शियस हो जाता है। अब उसको अस्पताल में रखा गया, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन उसे कोई पता नहीं कि वो कहाँ है। और बाद में जब वो ठीक हो जाता है, उसको पूछो कि तुम उस दिन गिरे थे, वो कहता है मुझे इतना याद है कि मैं टकराया था, गिरा, टकराया था, उसके बाद मुझे याद नहीं कि मुझे अब याद है फिर उसके बाद इस बीच में क्या हुआ, कौन मुझे वहाँ से उठाकर अस्पताल पहुँचाया, किसने मेरा इलाज किया, कौन मेरे साथ अस्पताल में था, क्या मैंने गोलियां खाई, उसको कुछ भी पता नहीं। कहाँ चला गया? अनकॉन्शियस, नीचे दब गया है। अब कभी ऐसा हो सकता है कि वो बातें, वो ख्याल कभी निकल कर आ जाएं ऑल ऑफ सडन। ये अनकॉन्शियस। तो ये मन के 3 भाग हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। इसको कहते हैं चेतन मन कॉन्शियस, अवचेतन मन सबकॉन्शियस और अचेतन मन अनकॉन्शियस। चेतन मन जो कॉन्शियस है वो हमारे डेली एक्टिविटीज़ में एक्टिव रहता है। जब तक हम सो नहीं जाते, जब तक हम पूरी तरह से ऐसी अवस्था में नहीं हो जाते कि जब तक हमें कुछ पता ही नहीं चलता, नींद ही आती है तभी हम अवचेतन में चले जाते, तब हम गायब हो जाते, तब हमारी चेतनता खत्म हो जाती है। जब हम सो जाते हैं तो हम चेतन थोड़ी होते। उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन हमें क्या कह गया क्या नहीं कह गया, आपने देखा जब आदमी चेतन होता है कितना परेशान होता है, क्योंकि उससे कल को इंस्टॉलमेंट
भरनी है, बैंक लोन लिया हुआ है उसने, उसको ऑफिस जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, आज उसने ये निपटाना है, वो निपटाना है। सुबह से लेकर शाम तक वो जब चेतन होता है तो देखो उसकी हरकतें। और जैसे ही वो सो जाता है वो भूल जाता है कि उसने लोन भी चुकाना है, बेटी की शादी भी करनी है, तो बच्चे ने अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की है, फीस भरनी है, और कोई काम निपटाने हैं, बाजार से सब्जी लानी है, तो कुछ राशन लाना है, सब भूल जाता है। वो नींद में गया, सब गायब। और जब नींद में गया तो ऐसा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही एकदम सुन्न अवस्था में सो गया है। वहाँ वो अवचेतन में चला जाता है, अगर सबकॉन्शियस में, तो फिर वो रिपीट करते रहता है। उसे सपने आते हैं, इसको हम सपने कहते हैं। जब वो सबकॉन्शियस में चला जाता है, नींद में, चेतन भी नहीं होता, तो फिर सबकॉन्शियस में उसे सपने आते हैं। फिर वो सपनों में कहाँ से कट, कहाँ से पेस्ट, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई पता नहीं। ऑफिस में दिखता है, ऑफिस में उसे लगता है कि बीवी जो है खाना बना रही है किचन में, और आवाज़ लगा रही, चलो खाना तैयार हो गया। ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसे ये समझ में, अब ये सब कट पेस्ट इधर से उधर से जोड़ तोड़ करके, पता नहीं मन इतना फेंटता है चीज़ों को कि कहाँ का कहाँ जोड़ देता है। अब उसे यह लगता है कि वो ऑफिस में काम कर रहा था, जब उसकी उसको वो सब मेमोरी बन रही है। जितना भी होश में होता है, जितना ऊपर ऊपर लेयर में होता है चेतनता की, तो वहाँ कहीं ना कहीं मेमोरी में वो स्टोर हो जाता है, मेमोरी बन जाती है। तो उसे फिर कहता है, बाद में मुझे सपना आया था, उसमें मैं ऑफिस में काम कर रहा था और पत्नी आवाज़ लगा रही थी कि चलो खाना तैयार हो गया, वो किचन में खाना बना रही थी। अब ये दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। सबकॉन्शियस में जाकर आदमी जब चेतन भी नहीं होता, नींद में होता है, चला जाता है, और सबकॉन्शियस में चला जाता है, इसको हम कहते हैं सपने। और जब वो चेतन में होता है और सबकॉन्शियस में चला जाता है, तब हम कहते हैं कि ये आदमी खो गया विचारों में। देखो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। चेतन है, होश में है, आंखें खुली हुई हैं, बात कर रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन पीछे कहीं बैकग्राउंड में कहीं सबकॉन्शियस में जाकर देख रहा है, अच्छा ये आदमी मुझसे ऐसी बातें कर रहा है, अच्छा ये आदमी मेरे से बातें कर रहा है, मुझे लुभाने की कोशिश कर रहा है, ये मेरे से लोन लेने के चक्कर में आया होगा, नहीं तो आज तक तो ये नहीं आया। अब उसके दो चीज़ें चल रही हैं पीछे से, एक चेतन मन में चेतन से बात भी कर रहा है, कॉन्शियस है, लेकिन होश में नहीं है पूरी तरीके से, सबकॉन्शियस में पीछे से फिल्म चल रही है। एप्रीहेंशन है, डर है, झूठ है, धोखा है, जो कुछ भी उसके साथ संस्कार पीछे हैं, वो सब एक्टिव हो गए हैं अब आदमी को देखते ही। और वहीं उसकी कोई मंगेतर आ जाए, कोई उसकी प्रिय आ जाए, कोई उसका प्यारा आ जाए, वो उसके लिए फिर सोचता है, इसके लिए इसको क्या किया जाए, कैसे इसको खुश किया जाए, इसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, इसको क्या खिलाना चाहिए, इसके साथ कैसे एंजॉय करना चाहिए। तो ये सब सबकॉन्शियस से निकल के चीज़ें आती हैं। फिर वो सबकॉन्शियस से इंफॉर्मेशन लेता है, क्योंकि सबकॉन्शियस तो मास्टर है। अब जब उसका कोई प्यारा आ जाएगा उसके पास, तो तुरंत सबकॉन्शियस को कहेगा, सबकॉन्शियस उसको इन्फॉर्मेशन देने लग जाएगा। जैसे ही उसको भोजन, कहीं रेस्टोरेंट में जाने की, कहीं क्लब पब में जाने का ख्याल भी आएगा कि इस आदमी के साथ वहाँ जाना चाहिए, तुरंत उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको देगा, अच्छा तुम पहले उस रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ का भोजन कैसा था, वो पूरा उसको एक चित्र ला के दे देगा। अब वो उस चित्र को देख रहा, कह रहा नहीं नहीं, ये तो मैंने पहले ही इसको तो नकार दिया था कि नहीं, अब यहाँ नहीं जाएंगे। फिर वो कहेगा नहीं, फिर उसके तुरंत सबकॉन्शियस दूसरी इन्फॉर्मेशन देगा, कहेगा नहीं, तुमने इसको नकार दिया, कोई बात नहीं, तुम्हारे फ्रेंड ने उस रेस्टोरेंट को उस दिन अच्छा बताया था कि वो अपनी मंगेतर को वहाँ ले गया था, वो रेस्टोरेंट में चलते। तुरंत इसको क्लिक करेगा कि हाँ, ये इन्फॉर्मेशन ठीक है। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड से इन्फॉर्मेशन लेता है कॉन्शियस में, और फिर एक्शन शुरू करता है। अब सबकॉन्शियस में आपके क्या है? अगर सबकॉन्शियस में आपने कूड़ा करकट और गंदी चीज़ें भरी हुई हैं, वही आप बार बार कॉन्शियस से रिफिलिंग कर रहे हैं। अगर बार बार आप उसी इंफॉर्मेशन को मांग रहे हैं कि किसी आदमी का झूठ फरेब धोखा आप देख रहे हैं, कहीं आप के अंदर कोई डाउट है, जैसे आपने देखा जो लोग इंटेलिजेंस में काम करते हैं, किसी भी टाइप के इंटेलिजेंस में,
सिक्योरिटी में इधर उधर, उन लोगों के अंदर एक स्वाभाविक डाउट बैठा दिया जाता है। वो उनकी ट्रेनिंग है। अब वो हर आदमी को वही डाउट की नज़र से देख रहे हैं। अच्छा, इसकी आंखों को देखो, इसको, इसके पहनावे को देखो, इसके एक्शन को देखो, इसकी एक्टिविटीज़ को देखो, इसके बोलने के तरीके को देखो, ये क्या बात शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है उसको देखो, इसकी आवाजाही कैसी है, इसके एक्शन रिएक्शन कैसे हैं, इन सब चीज़ों को देखते रहे। वो आदमी चाहे रिटायर हो जाए उसके बाद, उसके बावजूद भी उसके अंदर से वो डाउट, वो सोचने समझने के तरीके जाते ही नहीं। अब वो आदमी पूरी तरीके से अपने इसी सबकॉन्शियस माइंड को अपने कॉन्शियस को देते रहता है। जहाँ भी जाएगा ऊपर से नीचे तक दूसरे को देखेगा, अच्छा कैसे पहना हुआ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो उस इन्हीं चीज़ों को देखते रहता है। डाउट है एक अंदर। ये माइंड हमारा इस तरह का बन जाता है। इसको जैसा आप बनाओगे, जैसी इन्फॉर्मेशन इससे लोगे, ये उन्हीं को बार बार आपको देते रहेगा। कंप्यूटर क्या करता है, आज आपका एआई क्या कर रहा है, ये पूरा माइंड ही बना हुआ है। जो आप आज देख रहे हो अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को और इन सब चीज़ों को, इंटरनेट को, इसमें आप क्या देख रहे हैं? आप सिर्फ सोचते हैं, आपने कहीं बात भी की है, एआई तो यहाँ तक पकड़ने लगा है, आप खुद ही महसूस कर रहे होंगे कि हमारी क्या अब पर्सनल लाइफ रह गई है। आपने सिर्फ बात की फ़ोन पर कि यार मुझे जूते लेने हैं अपने फ्रेंड को, उसके बाद मोबाइल खोलना अपना, थोड़ी देर में आपको यूट्यूब में या किसी और सोशल प्लेटफॉर्म पे जूतों के ऐड दिखाई देने लगेंगे। या आपने घड़ी की बात की, या आपने किसी और इंस्ट्रूमेंट की बात की, जो भी आपने बात की, आपको कहीं ना कहीं सोशल प्लेटफॉर्म पर वो दिखाई देने लग जाएगा। ये मन ये जो एआई और ये सब जो बने हैं, ये सब मन का पूरा एक स्ट्रक्चर है। अब ये बार बार आपको यही दिखाते रहेगा। आप जहाँ भी देखोगे, और आपने एक बार उसको अगर सर्च कर लिया, एक बार उसको क्लिक कर दिया, उसके बाद सुबह से लेकर शाम तक आपको सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यही आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपका कॉन्शियस माइंड उससे क्या मांग रहा है, वो वही इन्फॉर्मेशन देते रहेगा। और एक स्थिति ये हो जाएगी आपकी कि आप कॉन्शियस में नहीं होगे, आप सो चुके होगे, लेकिन सबकॉन्शियस आपका इतना एक्टिव हो जाएगा कि जो आप दिन भर कर रहे थे वही आप रात में सपनों में सोते समय भी वही चलता रहेगा। आप सोए हुए होगे लेकिन आप सपनों में होगे। मैं एक आदमी को जानता था बचपन में। वो बचपन में हमारे शहर में जो सिटी बस चलती थी, वो उसकी आवाज़ लगाता था स्टैंड पर खड़े होकर। कहाँ कहाँ वो सिटी बस जाती थी, उसके डेस्टिनेशन और उसके बीच के पॉइंट, बीच के स्टेशनों की आवाज़ लगाता था। और कभी ऐसा होता कि उसको मेरे साथ मेरे कमरे में सोना पड़ गया, तो मैं देखता कि वो रात में भी आवाज़ लगा रहा है। मैं उठता, देखता इस आदमी को, तो कहीं एक तरफ से तो उसको बड़ी बड़ी सांसें चल रही हैं, वो गहरी नींद में है, लेकिन वो आवाज़ मुंह से बड़बड़ा रहा है और वही आवाज़ लगा रहा है। तो दिन भर जो आपके अंदर चल रहा होता है, वो आपके सबकॉन्शियस में इस तरह से आपको सपने आते हैं। इनको हम इस तरह के सपने होते हैं। कई बार ये सीधे होते हैं, कई बार ये कट एंड पेस्ट होते हैं, किसी का सर, किसी का पाँव, किसी का कुछ। कई बार ये ऐसे होते हैं कि आप समझ भी नहीं सकते। पूरी ज़िंदगी आपने उस आदमी को नहीं देखा, वो सीन नहीं देखा, वो घर नहीं देखा, वो लोकेशन नहीं देखी, वो भी आपको दिखाई देगी। ये सब संस्कार हैं, अंदर लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, गहरे में बैठे हुए हैं। और ये सब जो है उभर कर आते हैं जब हम सबकॉन्शियस में जाते हैं। इसलिए हमारा सबकॉन्शियस एक बहुत बड़ा मास्टर प्रिंट है। इसमें सब कुछ भरा हुआ है। इसलिए ध्यान की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे ध्यान की। जब हम ध्यान करते हैं तो अब हम अपने कॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से एक्टिव करते हैं, पूरी तरह से इसको अटेंटिव करते हैं, इसको पूरी तरह से स्थिर करते हैं, इसकी पूरी एनर्जी को। क्योंकि हमारा जब कॉन्शियस माइंड होता है, वो जब
विवाड़ हो जाता है, जब वो छितर जाता है, जब वो पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है, तो वो फिर सबकॉन्शियस से पचासों इन्फॉर्मेशन एक साथ लेता है और भ्रम में पड़ जाता है। ये जो माइंड है, ये किस तरह से खेल करता है ऐसा? ये कॉन्शियस माइंड किस तरह से खेल करता है? ये इंद्रियों की वजह से। हमारे इस शरीर में 5 इंद्रियां हैं। आंखें हैं, कान है, नाक है, मुंह है और नीचे के इंद्रियां। ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, इनके 5 9 इंद्रियां और इनके 5, इनमें से रस, आंखों में देखने की फैकल्टी है, कान में सुनने की फैकल्टी है, नाक से सूंघने की, त्वचा से स्पर्श करने की और मुंह से स्वाद लेने की। ये 5 रस निकलते हैं, 5 तरह के। और ये 9 इंद्रियां हैं। 9 इंद्रियां, इनमें से ये 5 रस निकलते। 9 इंद्रियां कौन सी है? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुर, 1 मुंह और 2 नीचे के इंद्रियां। ये 9 इंद्रियां और 5 रस हमें इनसे मिलते। इन 5 रसों को 5 इंद्रियां कहा जाता है। और छठा मन, बुद्ध सडाइतन कहते थे। यह मन जो है, यह इंद्रियों से भटकता है, ये इंद्रियों के जरिए बाहर जाता है। हमारा कॉन्शियस माइंड इंद्रियों का सहारा लेता है, यह कह लें। आंख से देखता है, वहां चला जाता है। कान से सुनता है, उस तरफ ध्यान चला जाता है। अब हमारा ध्यान आंखों से, कानों से, नाक के सूंघने से, मुंह के स्वाद से और त्वचा के स्पर्श से भटक जाता है। जब ये ध्यान भटक जाता है तो हम छितर जाते हैं पूरी तरह से, और हमारा कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हिल जाता है, उसमें कंपन आ जाती है। इस कंपन की वजह से हम फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हम कॉन्शियस होने के बाद भी बुद्ध कहते हैं कि हम इतनी बुरी तरह से प्रमाद में हैं कि जैसे एक मृतवत जीवन जिया जा रहा है, जैसे एक मुर्दा जीवन जी रहा है। अब ये मुर्दा कैसे जीवन जी सकता है? तो बुद्ध हमें उसी तरह से कहते हैं, क्योंकि हम इतने बेहोश हैं। यानी हमारा यह कॉन्शियस माइंड, यानी हमारा यह चेतन मन, जो पूरी तरह से कंपन रहित होना चाहिए था, स्थिर होना चाहिए था, इसकी पूरी ऊर्जा एक तरफ को जहाँ भी वो लगाना चाहे वहाँ लगनी चाहिए थी, यह इतनी बुरी तरह से स्कैटर्ड है कि यह हजारों चीज़ें इसमें एक साथ चलती हैं। इसलिए हमारा आउटपुट कभी 100% नहीं हो पाता, इसलिए हमारा रिजल्ट कभी भी 100% नहीं हो पाता। हम 10%, 2%, 5%, 1% में अटक जाते हैं। और वैज्ञानिक तो कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि मुश्किल से ही कोई व्यक्ति ऐसा हुआ जो बहुत ही जीनियस था, उसने कभी अपने माइंड का 5%, 10% इस्तेमाल किया हो। नहीं तो सिर्फ पॉइंट में हम इस्तेमाल कर पाते हैं इसकी एनर्जी को। कारण यही है क्योंकि हम इतने स्कैटर्ड हो जाते। यहाँ बुद्धों ने, संतों ने, ज्ञानियों ने हमें इस कॉन्शियस माइंड को एक्टिव और इसको फोकस्ड करने के लिए हमें बताया कि तुम ध्यान करो। ध्यान से तुम सबसे पहले तो यह समझ पाओगे कि तुम्हारा मन है क्या। ध्यान से तुम यह समझ पाओगे कि तुम कौन हो, बेसिकली तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है। ध्यान से तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारा कॉन्शियस माइंड फोकस्ड होने से कितनी एनर्जी पैदा करता है, और उस एनर्जी से तुम अपने ही अंदर उस रहस्य को जानोगे कि तुम्हारी ये यात्रा है क्या, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ तुम जाओगे। इसलिए बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने मनुष्य को ध्यान करने की सलाह दी, ध्यान करने की विधि, मेथड बताया। ये ध्यान से हम फिर अपनी पूरी आइडेंटिटी को समझते हैं, कॉन्शियस माइंड को समझते हैं, जीवन जीने के तरीके को समझते हैं, जीवन क्या है इसको समझते हैं, माइंड क्या है इसको समझते हैं।
तब हमें अपना पता चलता है। तब जब हम ध्यान करने लगते हैं, तब हम इस मन की आदतों को, इस मन में चल रहे पूरे प्रोसेस को उल्टा करते हैं। फिर हम अपने विकारों को देखते हैं, वो विकार जो इसके बेस में हैं, जो सब में हैं, जो हमने सब उलट-पुलट कर दिए हैं, जिसका हमें कोई ज्ञान नहीं है, हम जो मर्ज़ी कर रहे हैं जिसके साथ। काम वासना आई, काम वासना कर ली। क्रोध निकला, मारपीट कर दी। द्वेष निकला, कुछ भी बोल दिया जो अच्छा नहीं लग रहा तो उसको तुरंत हटा दो आगे से। मोह, हर वस्तु को पकड़कर अपने पास रख लो, जो है जानी नहीं चाहिए। लोभ, नहीं है तो इकट्ठा करो, उसके लिए दौड़ लगाओ। तृष्णा, अहंकार कि मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी है, मैं 7 पुश्तों तक मैं नहीं रहूँगा तब भी मेरी जनरेशन, आने वाली पुश्त खाएगी। सब इकट्ठा करो। अहंकार कि मेरी एक आइडेंटिटी है, मैं देश का राजा बनूंगा, मैं ये कहूँगा, मैं होऊंगा। और यह जानते हुए भी कि यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। ये राजा, ये प्रजा सब यहाँ से विदा हो जाती है। कितने राजा आए, कितनी प्रजाएं हुई, कितने देश बने, कितनी सभ्यताएं बनी, इतिहास गवाह है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। कहाँ चले गए, सब खो गए। इसलिए संत, सतगुरु, बुद्ध, सतपुरुष, ज्ञानीजन हमें जब इस संसार में ज्ञान देते हैं तो उनका उद्देश्य यही है कि किसी तरह से हम भी अपने जीवन को संवार लें। और यह मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, क्योंकि इसी में यह होता है, क्योंकि मनुष्य के पास ही सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, सोचने समझने की ताकत है। अभी एक मित्र ने प्रश्न पूछा था कि जानवर भी तो हम जैसे ही होते हैं, वो भी तो इमोशन हमारी ही तरह करते हैं, उनमें और हम में फ़र्क क्या है? यही फ़र्क है कि उनके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं है। अगर कोई पक्षी का बच्चा गिर जाए घोंसले में से नीचे तो वो कुछ नहीं कर सकता। उसके अंदर ये सोचने समझने की ताकत ही नहीं है कि हम 2 लोग मिलके जिन्होंने घोंसला बनाया है, इसको पकड़ के कोशिश करें उठा के रख दें। कुछ नहीं कर सकते। थोड़ी देर चिल्लाएंगे, रोएंगे, थोड़ी देर में वो बच्चा मर जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। उनके अंदर सोचने समझने की, क्रिएटिविटी की और कुछ करने की ताकत ही नहीं है। वो वही जो विकार उनको बेसिक जो एक फंडा, एक जो बेस है माइंड का, उसी बेस में वो एक्टिव है बस। लेकिन मनुष्य के अंदर उस बेस के अलावा सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। वो अच्छे और बुरे की पहचान कर सकता है, वो उसको सेग्रीगेट कर सकता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसीलिए तो ज्ञानी जन कहते हैं कि हर व्यक्ति जानता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हर व्यक्ति जानता है कि किसके परिणाम क्या आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अंधा होकर करता है, क्योंकि उसके अंदर वो कॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव नहीं है, स्कैटर्ड है, हिला हुआ है, छितराया हुआ है। इसलिए ध्यान हमें माइंड की फैकल्टी को समझने में मदद करता है। ध्यान हमें माइंड के बारे में पूरी तरह से, माइंड और हमारे वजूद के बारे में, हमारी आइडेंटिटी के बारे में बताता है। ध्यान हमें उन आंतरिक गहराइयों में ले जाता है जिसको बुद्ध कहते हैं कि मैंने जिस रहस्य को जाना वो इतना अलौकिक और इतना रहस्य भरा है कि उसको कोई बुद्धि से जान ही नहीं सकता, उसको कोई अपने इंटेलिजेंट से जान ही नहीं सकता। लेकिन ध्यान के जरिए हम उस आंतरिक गहराई में उतर जाते हैं जहां हम माइंड से पार चले जाते हैं। इसको कहते हैं मन से परे की यात्रा। यह हमें बुद्धों ने खोजा, प्राप्त किया, अनुभव किया और फिर हमें सलाह दी, हमें दीक्षा दी, हमें ज्ञान दिया कि हम भी ये कर सकते हैं। और यह भी बताया कि हमारे जन्म और मृत्यु का कारण, हमारे दुख भोगने का कारण, हमारे बार बार यहाँ जन्म लेने का कारण यही है कि हमारे ये संस्कार मिटते ही नहीं। यह हमारा मन एक्टिव ही रहता है और यह मन हमारा इसी फैकल्टी में घूमते रहता है, काम वासना में, क्रोध में, अहंकार में, आइडेंटिटी में, लोभ में, मोह में, द्वेष में, ईर्ष्या में, जलन में। और बुद्ध कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं कि यही मन फिर पैदा हो जाता है।
हमारी काम वासना अधूरी रह गई, फिर ये मन पैदा हो जाएगा, फिर वही एक्टिव रहेगा, क्योंकि वो संस्कार वहीं बना हुआ है, वो फिर वही काम वासना करेगा। अगर हमारी तृष्णा अधूरी रह गई, बच्चे नहीं हो पाए, बच्चे हमें चाहिए थे, मर गए, नहीं हो पाए बच्चे, फिर वो तृष्णा पूरी करने के लिए फिर एक और जन्म मिलेगा, उसमें फिर वही बच्चे 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 के बारे में, फिर खूब बच्चे पैदा होंगे। पैसे नहीं कमा पाए, मर गए, पैसा 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 पैसा, फिर पैदा होंगे, फिर पैसे की तरफ भागेंगे। इसको नानक, गुरुदेव नानक ने कहा, जहां आशा तहां वासा। जहां आस होती है वहीं मनुष्य को फिर वास मिल जाता है, फिर उसका जन्म हो जाता है, फिर वही आशा को पूरा करने के लिए फिर वो भटकते रहता है, दौड़ते रहता है। और यह हम सबका जीवन है। इसको ऐसा नहीं कि नानक ने ऐसा क्यों कहा, तो कबीर ने ऐसा क्यों कहा, तो बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। इसको अपने जीवन में देखें, अपनी ज़िंदगी को देखें, अपनी एक्टिविटीज़ को देखें, तब पता चलेगा कि यार यह तो बात सब कुछ ठीक है, हमारी स्थिति तो यही है। तो ये नहीं समझना चाहिए मर गए तो सब ठीक हो जाएगा, या फिर अभी हम आए हैं तो बस इसके बाद कुछ नहीं है। ये भूल में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो पहले स्टेप में हमने कृत्य किया है, जो कर्म किया है, जो अभी 1 सेकंड पहले हमने कर्म किया, उसी का रिपरकशन है, उसी का परिणाम है कि अगले कदम पर हम उसका परिणाम भोग रहे हैं। कई बार उस दिखाई देता है स्पष्ट, कई बार नहीं दिखाई देता। जब स्पष्ट दिखाई देता तो ऐसे ही होता है, किसी को गाली दो तुरंत रिएक्शन आएगा, हो सकता है कि न भी आए, तुमसे डरा हुआ हो, बच्चा हो, तुम उसके बड़े हो, बाप हो, चुप भी रह जाएगा, लेकिन परिणाम बाद में निकल के भी आ सकते हैं। चला जाएगा एक बार घर से तो लौट के नहीं आएगा, तुम्हारी शक्ल नहीं देखेगा, ये परिणाम आए 20 साल के बाद। और अगर तुमसे ज़्यादा मजबूत हुआ तुम्हें तुरंत थप्पड़ मारेगा, ये परिणाम आया तुरंत, तो एक्शन का रिएक्शन तुरंत होगा। तो यह नहीं सोचना चाहिए कि यही जीवन है, जो मर्जी मस्ती कर लो, फिर किसने देखा है। यह सोचना चाहिए कि परिणाम तुरंत भी आते हैं, 20 साल के बाद भी आते हैं, इसी तरह से जन्मों के बाद भी आते हैं। इसको और अपने दुनिया भर के इवेंट्स में, रोज के इवेंट्स में देखो, किसी को कोई कमेंट करो, किसी के साथ कोई इस तरह का जेस्चर बनाओ, देखो रिएक्शन तुरंत भी आएगा, बाद में भी आ सकता है, और तुम मर जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, हो सकता है कि फिर कभी आए, उसका तुम्हें पता नहीं। लेकिन अभी जो आएगा 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा, या जो तुरंत आ रहा है उसको देखो। अभी मारपीट करो, तुरंत पुलिस आएगी, नहीं आएगी तुरंत पुलिस, कोई बात नहीं, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी। नहीं करी उसने कंप्लेंट, कोई बात नहीं, फिर बदला तुमसे ले सकता है, 20 साल के बाद उसका बेटा बदला ले सकता है। तो जो भी घटनाएं जो घट रही हैं वो हमारे कर्मों के कारण घट रही हैं। तो ये जो मन है, मैंने अच्छी तरह से समझाया कि कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है और अनकॉन्शियस है। 3 भाग है इसके, हैं 3 पार्ट हैं इसके। कॉन्शियस एक्टिव है, जिसमें हम रोज अपनी डे टू डे की हर मोमेंट टू मोमेंट एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन मोमेंट टू मोमेंट एक्टिविटीज़ में अगर हम पूरी तरह से होश में नहीं हैं, कॉन्शियस नहीं हैं, फोकस्ड नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा ध्यान छितरा हुआ है, और वो हमारे सबकॉन्शियस में जो भी हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है विचारों का, भावों का, इसको हम कहते हैं माइंड सेट। इस माइंड सेट पर चलता है और वही चीज़ें बार बार आती हैं। आप देखो, जिस आदमी को काम वासना के विचार आते हैं, काम वासना की पिक्चर देखेगा, काम वासना की रीलें देखेगा, काम वासना से संबंधित फोटोग्राफ देखेगा, काम वासना से संबंधित लिटरेचर पढ़ेगा, देखेगा, काम वासना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो 24 घंटे वही उसके अंदर घूमेगा। जो आदमी तृष्णा में लिप्त है, उसको पैसे नहीं मिल रहे, पैसा कमाना है, वो पैसे से संबंधित देखेगा, शेयर मार्केट देखेगा, तो स्टॉक देखेगा, कौन आदमी सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है वर्ल्ड में उसको देखेगा, और इस तरह की बातों को देखेगा। देखा आपने, ये क्या बन रहा है, एक माइंड सेट बन रहा है। और जो आदमी बुद्ध को फॉलो करता है, किसी ज्ञानी को, संत को फॉलो करता है, उसका 24 घंटे एक फोकस रहता है कि वो किसी तरह से बुद्ध को फॉलो करे, उसकी शिक्षा पर चले, ध्यान करे, सत्संग करे, संगति करे, उसका ध्यान वहाँ रहता है। ये भी एक माइंड सेट है। तो जिस माइंड सेट से हम चलते हैं, पॉजिटिव माइंड सेट से चलते हैं तो पॉजिटिव होता जाता है, नेगेटिव माइंड सेट से चलते हैं नेगेटिव होता चला जाता है। ये माइंड सेट ही हमारा
हमारे उद्देश्य को, हमारे जीवन को निर्धारित करता है। हमारे डे टू डे की एक्टिविटीज़ और फिर उसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन है वो इससे बनती चली जाती है। इसको हम कहते हैं माइंडसेट। इसलिए बुद्ध ने कहा कि तुम अपने माइंडसेट को कुशल कर्म पर लेकर आओ। पहली बात, कुशल कर्म क्या होता है? वह कर्म जिससे जो लोकहित के लिए किया गया हो, जो सबके लिए किया गया हो, जिसमें किसी की दुर्भावना, दुर्विचार न हो, जिसमें अपना स्वार्थ ही न हो, बल्कि दूसरे की भावनाओं को भी रखा गया हो। यह कुशल कर्म फिर धीरे धीरे निष्काम होता चला जाता है। जब निष्काम होता चला जाता है तो फिर आप बुद्ध की तरह होने लगते हो। बुद्ध निष्काम क्यों होते हैं? बुद्ध की करुणा सब पर है। ऐसा नहीं है राजा पर ही है, या ऐसा नहीं है कि भिखारी पर ही करुणा है, या ऐसा नहीं है कि कोई चोटिल प्राणी पर ही उनकी करुणा है। उनकी करुणा सब पर है। कोई राजा भी है तो फिर भी उनकी करुणा, उन्हें पता है कि ये आदमी कितना मूर्ख है, ये किन धंधों में लगा हुआ है। लेकिन हमें थोड़ी मूर्ख लगता है। हमें लगता है अच्छा हम भी तो राजा बनना चाह रहे हैं, हम मूर्ख कैसे? राजा बनेंगे तभी तो भोग करेंगे। और बुद्ध अपनी जिंदगी से हमें बता रहे हैं कि तुम राजा भी बन जाओगे तो तब भी तुम भिखारी ही हो, तब भी तुम्हारी वासना पूरी नहीं होगी, तब भी तुम्हारे अंदर छटपटाहट बनी रहेगी। अपने जीवन से बताते हैं कि मैं भी युवराज था, सारे भोग मेरे को उपलब्ध थे, राजमहल उपलब्ध था, लेकिन शांति नहीं थी। तो इस जीवन को हम कैसे समझेंगे? समझना सिर्फ ध्यान से होगा। समझना सिर्फ किसी संत की, किसी सदगुरु की, किसी बुद्धि की शरण से होगा। इसलिए बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि कहा गया। बुद्धं शरणं गच्छामि, किसी जानने वाले की, ज्ञानी की शरण लो। धम्मं शरणं गच्छामि, धम्म की शरण लो, यानी सत्य की शरण लो। झूठ, मिथ्याचरण, धोखा, ये वो सब छोड़ो। कितना मुश्किल का काम है आज। अब उससे आइडेंटिटी चली जाएगी। फिर संघं शरणम गच्छामि जब कहते हैं तो संघं शरणं का मतलब क्या है? उन लोगों की संगति करो जो उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी संगति करो जिनसे तुम्हारा माइंडसेट फ्रेम बनता है, मिलता है। उनकी संगत करो, उनकी सेवा करो, उनके सत्संग में रहो, उनके साथ रहो। उसी राह पर तुम भी चल पड़ोगे। जैसे एक कारवां चलता है, सब एक ही राह पर, एक डेस्टिनेशन पर चल रहे होते। तो देखा नहीं आपने, धर्म स्थानों पर जाते हैं, मंदिर मस्जिदों में जाते हैं, कारवां साथ चलता है, सब एक ही जुबान पे एक सी बात बोलते हैं। उससे एक कितनी एनर्जी मिल जाती है, आदमी का सफर तय हो जाता है, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर हम यह सोचें कि नहीं नहीं सब दौड़ रहे हैं इस रैट रेस में, हम भी दौड़ लेंगे, तो चूहा कितना दौड़ सकता है? कभी भी किसी हाथी का पांव पड़ जाएगा, उसकी मौत हो जाएगी। ऐसे ही व्याकुलता में अधूरा अधूरा, खाली खाली होकर मर जाएगा। और ये रैट रेस कहीं ले जाती नहीं। कहां ले जाएगी? एक चूहा का कितना दौड़ सकता है? नमो बुद्धाय।